फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। रौनक, ये नाम सुन बानी का दिमाग कल रात को ही घूम गया। फिर भी उसने सर झटका और आने का बोल तुरंत अपने ऑफिस की ओर बढ़ गई। ऑफिस में पहुंचते ही रिसेप्शन के पास उसको अपना मैनेजर देखा। बानी ने एक नज़र उसकी ओर देखा तो मैनेजर हड़बड़ा गया, लेकिन खुद को संभाल के बोलना शुरू किया। मैम, वो सर आपके केबिन में है। बोलकर वो चुप हो गया और बानी अपने ग्लासेस निकाल के अपने टॉप में फंसाकर आगे बढ़ गई। वो बिना किसी की तरफ देखे ही आगे बढ़ रही थी। वहीं सारे एम्प्लॉय अपनी सीट छोड़ के खड़े तो हुए, लेकिन उन्हें बड़ा अजीब लगा। वजह, बानी जब भी अपने केबिन की ओर जाती थी हमेशा एक सरसरी नज़र हर एक पे डालती थी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम्प्लॉयज ने एक दूसरे की ओर देखा मगर फिर अपने काम पर लग गए। इधर बानी अपने केबिन में पहुंचते ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर जा टिकी, जिसकी पीठ बानी की ओर थी और वो वहां पे टंगी तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहा था। अपने करीबी लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहती हैं आप, चाहे तस्वीरों में ही कैद क्यों ना हो। उन शख्स ने बिना पलटे ही कहा। क्यों? अपने तो हर किसी के दिल में कैद होते हैं, तस्वीरें तो बस जरिया है उन्हें खुद में महसूस करने का। वानी ने सपाट लहजे में कहा और अपनी डेस्क की ओर बढ़ गई। उसने अपना लैपटॉप खोला और उसी में नजरें गड़ाए ही कहा, तो आपने जिस काम के लिए इतनी जल्दी की उसे पूरा करें मिस्टर नंदा। हाँ, बिल्कुल। इस बार रौनक ने बानी के सामने आकर कहा और वहीं सामने बैठ गए। बानी ने भी रौनक की तरफ देखा तो एक टक उसी की ओर देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे पहले भी उसने कहीं देखा हो। मिस राव, शुरू करें? रौनक ने हल्की सी मुस्कान लेकर कहा तो बानी ने अपनी पलकें झपका दी। उनकी मीटिंग चल तो रही थी, लेकिन बानी का ध्यान बार बार रौनक के चेहरे पे चला जाता। वो हर बार यही सोचने लगती थी कहीं तो इसको देखा है। उसके दिमाग में एकदम से कल रात का मंजर घूम गया। फिर भी वो ये मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वही रौनक एक अलग सी मुस्कान के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो वानी के हाव भाव को बड़ी अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था और उसके चेहरे को देखकर पता लगाना काफी मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई तो रौनक जाने को हुआ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं? वानी की आवाज ने उसे रोक दिया। वक्त पर भरोसा करिए, वो अगर जख्मों को भरता है तो किस्सों को खोल भी देता है, रौनक ने बिना पलटे ही कहा और तुरंत वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वानी तो बस उसके कहे शब्दों पे ध्यान देके उसको समझने की कोशिश कर रही थी, पर अगर कुछ सुलझा भी पाती तो दूसरे नजरिए से उल्टा हो जाता। तो उसने एक गहरी सांस ली और वापस अपने काम पे जुट गई। दोपहर का वक्त, दचा अपने रेस्तरां के पास से ही गुजर रही थी, तभी उसने किसी का हाथ पकड़कर पीछे के दरवाजे की ओर खींच लिया। अचानक से खींचने पर उस शख्स का हाथ दचा के कंधे पर चला गया और दचा पीछे दीवार से सटी चली गई। दचा ने इशारों से उससे हाथ हटाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वो वैसे का वैसा ही रहा। तो उसने पलके झपकाकर हाथ हटाया और सीधे खड़ी हो गई। एक तो तुम्हें कल बचाया और तुम हवा के जैसे फुल, ये कोई बात हुई? भला मतलब किधर किधर खो जाते हो? दशा ने चुटकी बजाते हुए कहा तो सामने वाला शख्स मुस्कुराने लगा। एक मिनट, सॉरी, रियली सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था तुम बहरे हो। तुम इशारे में तो बता सकते थे, लेकिन फिर भी सॉरी। दशा ने इतनी मासूम से कहा कि सामने वाला शख्स अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, देखिए, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बोल और सुन दोनों सकता हूँ। अच्छा जी, मतलब मैं उतनी देर से ना जाने क्या क्या बोल गई और तुम चुपचाप सुनते रहे। बोलो, ये कोई बात हुई रौनक? दचा ने अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहा। इधर रौनक की तो सांस ही अटक गई जब उसने दचा के मुंह से अपना नाम सुना, लेकिन फिर भी उसे एक गुदगुदी सी हुई जो उसे बेहद सुकून दे गई। उसे बोलना नहीं, बक करना कहते हैं। रौनक ने इतने आराम से कहा कि दशा तो बस उसका मुंह ही ताकती रह गई और रौनक तो एक बार फिर उधर से गायब। अरे, मतलब कितनी जल्दी में रहता है ये उल्लू। थोड़ी देर रुकता तो कोई पाप नहीं लग जाता, गधाराम। तभी दशा को लगा
जैसे कोई उसके बेहद करीब है। उसने पीछे पलटना चाहा तो किसी ने उसके दोनों हाथों को पीछे कर लिया और अपनी सांसें उसकी गर्दन को छुआते हुए कहा, हाँ तो मैं उल्लू हूँ, गधाराम हूँ, पाप भी तो लग सकता था। हाँ मतलब नहीं, दशा से तो कुछ बोलते ही नहीं बना। वो उस महंगी परफ्यूम को ही महसूस कर पा रही थी जो उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। अचानक से जैसे उसको लगा कोई भी नहीं है आसपास, तो उसने अपनी आंखें खोली। हैरान हो गई थी वो, सच में कोई भी नहीं था वहां। शाम का वक्त। वानी अपने ऑफिस से निकल चुकी थी और अपनी कार को ढूंढने की कोशिश में थी, तभी उसके सामने एक वाइट कार आकर रुकी। उसमें बैठा शख्स गेट खोलकर बाहर निकला तो वानी की आंखें छोटी हो गई। तुम इधर क्यों? वानी ने तुरंत ही पूछ लिया। तुम्हें लेने मिस खड़ूस राय, वीर ने एक शरारती मुस्कान लेके कहा। वानी की आंखें हैरानी से बड़ी और बड़ी हो गई। उसके एक्सप्रेशन बदलते देख वीर ने तुरंत ही बात को संभाला। अंकल आंटी ने परमिशन तो दे दी है, अब तुम कुछ कर ही नहीं सकती। और अगर मैं ना जाऊं तो पैदल भी तो जा सकती हूँ, नहीं तो कोई कैब। पानी ने एक तिरछी स्माइल पास की, लेकिन वीर वो तो उल्टा उसकी ओर ही बढ़ने लगा। जिसे देख पानी कभी खुद को देखती तो कभी वीर को। वीर उसकी इस हरकत पे मन ही मन सोचने लगा, कितना बचपना है ना तुम्हारे अंदर, बस उसे दिखाती नहीं और इसी अंदर को बाहर नहीं ला पाया मैं। इतनी छोटी भी तो मैं तेरी चाहत नहीं। वीर अब उसके करीब हाथ बढ़ाने को हुआ तो वानी वहां से हटने को हुई, लेकिन वीर ने उसके पीछे कार का गेट खोला और वानी को इशारे से बैठने को कहा। वानी को अब अकवर्ड लगने लगा, लेकिन उसने कुछ सोच के एकदम सख्त होकर अपना मुंह खोला। ठीक है, लेकिन ड्राइव मैं ही करूंगी, कहते हुए उसने अपना हाथ वीर के हाथ में मौजूद चाबी की ओर बढ़ा दिया। वीर को जैसे इसका अंदाजा लग ही चुका था, उसने तुरंत ही अपना हाथ उधर से हटा लिया और चिढ़ाने के लिए एक स्माइल पास की। वानी ने दोबारा से छीना झपटी शुरू कर दी और वीर को उससे ऐसे लड़ने में मजा भी बहुत आ रहा था। दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़ते लड़ते दोनों बेहद बेहद करीब हो गए थे। वीर ने जब गौर किया तो वो तुरंत ही पीछे हो लिया और अपने बालों पे हाथ फिराने लगा। वानी को पता नहीं क्या सूझी, हड़बड़ी में वो आगे की दूसरी सीट पे जाके बैठ गई। गाड़ी अब रास्ते पे दौड़ लगा रही थी। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक दूसरे की तरफ देखे भी। कुछ देर बाद वीर ने कार एक ब्रिज के सामने आकर रोकी और वानी की तरफ देखने लगा जो सामने का नजारा देख रही थी। वो जल्द से नीचे उतरी और ब्रिज की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। सामने देख उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान तैर गई। वीर भी तब तक वहीं आ चुका और जाके खड़ा हो गया। इसे साइलेंट ब्रिज कहते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ आने वाले हर शख्स की खामोशी जल्द ही खत्म हो जाती है, उसका अकेलापन दूर हो जाता है और उसके होठों पे मुस्कुराहट बस सी जाती है। ऐसा हो भी क्यों ना, जब भी कोई दुख में हो यहाँ आ जाए तो यहाँ की हरियाली देखकर उसके जाने का मन ही नहीं करेगा। वीर ने बानी की ओर देखकर कहा और वापस सामने देखने लगा। हाँ, बानी ने छोटा सा जवाब दिया। फिर एकदम से उसने वीर की बांह अपनी ओर खींची और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, तुम क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? क्यों बार बार इस तरह अपना हक जताते हो? क्या साबित करना चाहते हो कि मैं खड़ूस हूँ लेकिन तुम्हें देखकर पिघल जाऊंगी? यही साबित करना चाहते हो ना, लोगों के सामने या मीडिया के अटेंशन पाने के लिए? बोलो, अब कुछ कहो ना। वानी ने पूरी तरह से उसकी बाह को झकझोरा, लेकिन बदले में वीर ने सिर्फ एक हल्की सी स्माइल पास की और वानी के हाथ की उंगली को उसके लेफ्ट साइड में ले जाकर के रखते हुए और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यहाँ पूछो, सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। वानी को कुछ समझ नहीं आया। वो नीचे देखने लगी, तब उसकी नज़र नीचे नीले पानी पर पड़ी। एकदम नीला पानी जो ऊपर से देखने में थोड़ा डरावना लग रहा था। बानी खुद को रोक ही नहीं पाई, इसलिए उसने एक तिरछी नजर वीर को देखा, लेकिन वो तो सामने देख रहा था। बानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले वीर से। यही सोचेगा कितनी डरपोक है, लेकिन जाना तो है ही है, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। बानी ने खुद को समझाकर वीर की तरफ नजरें घुमाई और इधर उधर देखते हुए कहने लगी, हमें नीचे चलना चाहिए। नहीं, वीर ने सुनते हुए भी अनसुना कर दिया और जानबूझ करके इधर उधर देखने लगा। वानी के साथ ऐसी पहली सिचुएशन थी जब उसने कुछ बोला हो और सामने वाले ने ध्यान न दिया हो, जिसकी वजह से उसको वहां से भाग जाने का ही मन कर रहा था। नीचे पानी कितना गहरा हो चुका, ऊपर से मौसम भी कितना सुहाना।
तो नीचे चले। बानी ने एक बार फिर कोशिश की। तो जाओ, मैंने कहाँ रोका हुआ है, जाओ, आराम से जाओ। वीर को भी अब मजा आ रहा था उसे तंग करने में। वीर, अरे क्या कर रही हो, इतना डरावना तो पानी है, मैं गिर गया तो मीडिया वालों को क्या जवाब दोगी। वानी, तुम हद से ज्यादा परेशान करते हो, इस बार तो तुम्हें सीधा सुहा करके ही मानूंगी। वानी ने वीर को पूरे जोश से उठाया और नीचे फेंकने ही वाली थी कि फिर वीर बोल पड़ा। अरे तो चामुंडा देवी, कहाँ से तुम्हारे अंदर बाहुबली की अम्मा शिवगामी देवी की आत्मा प्रवेश कर गई। अरे कोई तो बचाओ। वानी अपने सर को ऊपर उठाते हुए, हे देवता, शक्तियां देही, असुरम संहारम करना चाहिम, ओम जयाम जयाम। वीर, अरे माफ कर दो, कुछ नहीं करूंगा आगे माते। वीर ने उसके आगे चुटकी बजाई, तब जाके वानी होश में आई। अगर उसने इस बार बात नहीं मानी ना, तो सच में इस बार इसका पक्का वाला सुहा, फिर दिखाते रहना अपनी अकड़। वानी ने मन में वीर को कोसा, फिर वीर की तरफ देखते हुए एकदम सख्ती से तेज आवाज में कहा, नीचे चलना है हम दोनों को। तुम्हारी परमिशन नहीं ले रही, बता रही हूँ, तो बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप नीचे चलो, वरना सच में अपना सोचा हुआ सच कर दूंगी। वानी ने आखिरी लाइन अपने मुंह में ही बोल ली और वीर तो बस उसका मुंह ताकने लगा। हाय राम, ये लड़की मिली इन नेत्रों को पसंद आने के लिए। कोई और लड़की होती तो रिक्वेस्ट करती, अच्छे से मनाती, गाल बाल खींचती, लेकिन नहीं, इसको तो यहाँ भी अपना खड़ूसपन दिखाना है। का हुई बेटा तुम्हार। वीर ने बेचारगी से बानी की ओर देखा और मन ही मन खुद को कोसने लगा। मानस किसी ऐसे इलाके के पास था जहाँ लोग ज्यादा तादाद में नहीं थे। उसकी नजर सामने एक टूटी सी बिल्डिंग पे थी। शोर शराबा के नाम पे बस इक्का दुक्का दुकान ही थी जिनसे हल्की रोशनी आ रही थी। नीचे तो एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। और ऊपर, मानस ने अपने बगल में खड़े शख्स से पूछा। ऊपर मैं एक चक्कर काट आया हूँ, ज्यादा लोग तो नहीं है, मगर जितने भी हैं साले सब मुस्तंडे हैं। उस शख्स ने मानस को देखते हुए जवाब दिया। मानस ने अपनी पलकें झपकाई और एक हाथ से अपने कुछ गार्ड्स को इशारा किया और बोला, कियान, ध्यान रहे, कुछ चूकना नहीं चाहिए, ना ही हाथ से ना ही हथियार से। कहकर मानस अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर के पीछे के रास्ते से अंदर पहुंचा। जी भाई, कहकर कियान भी सामने के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। कियान तो सामने था, इसलिए जो उसके रास्ते का कांटा बनते वो सबको ठिकाने लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर मानस पीछे से रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ चुका था और दबे पांव बिना कोई आहट किए चल रहा था। मानस की आंखों के सामने कुछ हथियार आ गए जो इधर से उधर सप्लाई होते थे। उसने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। 2 मंजिला उस बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा 10-14 ही गुंडे होंगे जो या तो नीचे कियान के साथ थे और कुछ की आंखों को मानस चकमा दे चुका था। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वीर 3 कदम ही चला होगा कि उसने झट से वानी को उसकी पीठ से पकड़कर एकदम अपने सीने में छुपा लिया। और वो सब इतना जल्दी हुआ कि वानी को कोई हरकत करने का टाइम ही नहीं मिला। वानी का सर वीर के सीने में और हाथ पीठ पर चले गए। वहीं वीर के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खेल गई। ये क्या हरकत थी, वानी ने अपनी नजरें नीचे किए ही कहा। अब तुमने इतने प्यार से कहा तो मुझे तो कुछ करना था ना, वरना उधार बाकी रह जाता तो। वीर ने अपनी भौहें उठाते हुए मासूमी से कहा। लेकिन मैंने कौन सा ऐसा तुम्हें गले लगा के कुछ बोला। वानी को वीर की बात समझ ही नहीं आई थी। तो अब कुछ कर दो ना। वीर ने उसके बालों को अपने होठों से छूते हुए कहा। फिर वो उसके कानों के पास गया और मधुसी भरे आवाज में उसके कानों को हल्का सा किस करके बोला, तुम्हें भी तो मेरा साथ पसंद आने लगा है, अब खुद ही देख लो। कहते हुए उसकी पकड़ बानी पर और मजबूत हो गई। वहीं बानी ने भी ध्यान दिया कि सच में वो भी वैसी भीड़ से लिपटी थी। वो खुद ही सोचे पड़ गई थी क्यों उसका इस बात पे ध्यान नहीं गया। और तो और एक हल्की गुदगुदी ने भी उसको अपने बस में कर लिया था। उसने अपना हल्का सा सर उठाया तो वीर उसको ही बड़े प्यार से निहार रहा था। वो तुरंत एक झटके के साथ वीर से अलग हुई और मुस्कुराती हुई नीचे चली आई, जहाँ बैठने के लिए सिर्फ एक लकड़ी का पट्टा था जिसपे वो पैर लटकाए बैठ चुकी थी। वीर भी पीछे से आया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया ताकि वानी कंफर्टेबल हो सके। मानस अपनी रिकॉर्डिंग पूरी कर फोन जेब में रख चुका था। तभी उसके हाथ पर उड़ती हुई छुरी आकर जख्म दे गई। उसने कस के अपनी आंखें और मुट्ठी बंद कर ली, लेकिन जब अगले ही पल खोली तो छुरी चलाने वाला गुंडा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मानस ने अपनी नजरें सामने की तो कियान खड़ा था जिसने अपना हाथ हवा में कर रखा था।
आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी। कियान कभी नहीं बोलता, कहकर कियान दूसरी ओर चला गया। मानस ने हल्की सी मुस्कान छोड़ी और ऊपर की ओर देखते हुए कहा, कियान, रजा, ऐसे ही तुम मेरा दूसरा हाथ नहीं, आखिर कुछ तो बात होनी ही थी तुम में। कुछ देर बाद मानस के सामने एक आदमी पड़ा था जिसके नाक और होठ से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानस ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और उस पर एक पैर रखा और उस जख्मी आदमी को देखते हुए कहा, हाँ तो क्या बोला था तू, मुझे मारेगा? इतना हक कब से मिल गया है तुझे, बोल। कहते हुए उसने उस आदमी के बाल कस के पकड़ लिए। होठ से खून बहने के कारण आदमी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अच्छा ठीक, मान लिया तू डर गया, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो तो बता ही दे। वैसे भी तेरी फालतू की बात सुननी भी किसे है। मानस के और कस के पकड़ने पर भी उस आदमी ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो मानस ने कियान को इशारा किया। अगले ही पल उसकी कनपटी पे बंदूक टंग चुकी थी। मुंह खोल जल्दी, वरना ये गोली और तेरा मुंह, समझ रहा है ना? मानस ने एक बार फिर उसको धमकाया। उस आदमी ने कुछ कहा और फिर एक गोली उसके अंदर धंस सी गई। कियान और मानस ने एक दूसरे की तरफ देखा और दो उंगली अपने माथे से ले जाकर दोनों ने एक दूसरे को सैल्यूट किया। कुछ देर बाद दोनों ही मुस्कुराते हुए अपने रास्ते निकल लिए। वीर बानी से दूरी पर बैठा तो था, पर उसकी नजरें बार बार बानी के चेहरे पर ही जा रही थी। बानी तो ठहरी नेचर लवर, उसको वहां का मौसम भा गया था। अगले सेकंड में वानी का फ़ोन बजने लगा जिस पे मम्मी फ्लैश हो रहा था। उसने बिना देरी किए तुरंत फ़ोन रिसीव किया और कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन काट दिया। वीर ने उसको एक स्माइल पास की, लेकिन बदले में वानी ने एक सवाल दाग दिया, तुमने तो बोला था तुम पापा की परमिशन लेकर आए हो, ले आए हो ना? वीर एक पल को वानी का चेहरा देखा, फिर हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, अब ले लूंगा, मना थोड़ो करेंगे अंकल आंटी, सिर्फ हाँ या ना? वानी ने वीर की तरफ सख्त होकर पूछा। ना। वीर ने एक बार मुंडी हिलाई, फिर बत्ती सी दिखा दी। तुम्हें अगर कुछ कह भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें बचा लेंगे ना। फिर तुम अपना मासूम सा फेस दिखा दोगे और लड़कियां एकदम फ्लैट। वानी बिना किसी भाव के बस बोलती ही जा रही थी, तभी उसके ऊपर कुछ बूंदें आ गिरी। इधर वीर एक प्यारी सी स्माइल लिए वानी की सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। जब कुछ और बूंदें दोनों पर गिरी और हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई तो वानी ने अपने पैर पानी में झकझोरना शुरू कर दिया और उसको वो करने में मज़ा भी बहुत आ रहा था। इधर वीर बस यही सोच रहा था, जो अभी एक लेडी बॉस की तरह खुद को दिखा रही थी वो अब एक छोटी बच्ची बच चुकी थी। कहीं दूर से दोनों के कानों में गाना जा टकराया, जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। गाने के लिरिक्स सुनकर दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहीं आगे के लिरिक्स सुनकर बानी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। रिमझिम सावन की बूंदें तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। वीर ने अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, तब जाके बानी ने उसकी आंखों में देखा और हमेशा की तरह आज भी बानी उन आंखों में कुछ तराश रही थी, पर आज भी उसने अपनी तलाश अधूरी छोड़ दी और गाड़ी की ओर मुड़ गई। जब बारिश की बूंदें तेज हो गई, वीर समझ गया था कि बानी को अब वो और रोक नहीं पाएगा, तो वो गाड़ी में जाके बैठ गया। फिर जो गाड़ी चली तो सीधा राय विला के सामने आकर ही रुकी। बानी अपने घर के गेट पर ही पहुंची होगी कि वीर ने चिल्ला के गुड नाइट बोला। बानी ने एक नज़र वीर पर डाली और गेट बंद करने लगी, पर बिल्कुल ऐन वक्त पर जब उसने भी गुड नाइट बोला तो वीर की मुस्कान बत्ती सी में बदल गई और उसने भी गाड़ी महाजन पैलेस की ओर मोड़ ली। अगली सुबह सूरज दादा राजी खुशी बादलों के बीच आ चुके थे, अपनी तेज धूप से तपाने और झुलसाने का मकसद लेकर। चाय की टपरी के पास बेंच पर बैठा कियान अपने सपनों की दुनिया में खोया था, ना जाने की सोच में था, मगर एक दिलकश मुस्कान जरूर थी उस मुखड़े पर। तभी तकरीबन 25 साल की लड़की जिसने बुर्का डाल रखा था कियान की बेंच पे हौले से बैठ गई। उसने अपने बगल में देखा, फिर आसपास और कियान के आगे अपना हाथ हिलाया। कियान शायद किसी टूर पे घूमने निकल चुका था, इसलिए उसे लड़की का हाथ दिखाई नहीं। लड़की ने एक बार फिर उसके आगे हाथ हिलाया, लेकिन कोई भी जवाब ना मिलने पर हिचकिचाते हुए उसने कियान का कंधा एकदम से हिला दिया। कियान जैसे सदमे से जागा हो, उसने हड़बड़ी में लड़की का हाथ पकड़ लिया और पूछा, आपको कोई काम था मोहतरमा? लड़की ने एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखा और बड़ी अदा के साथ आंखों के इशारे से कियान को हाथ छोड़ने को कहा। उस बुरखे में नौजवान लड़की की सिर्फ आंखें ही दिख रही थी, जिन्होंने अपना निशाना छोड़ दिया था।
बिल्कुल सही जगह पर तीर लग चुका था और घायल हो चुका था कियान का दिल। कियान तब तक उन कजरारी आंखों को निहारता रहा जब तक उसके कानों को लड़की की आवाज न मिली। हाँ हाँ। कियान ने जल्दी से हाथ छोड़ा और आंखों में डूबने को हुआ तो लड़की ने जल्दी से एक तस्वीर आगे कर दी। आप इन्हें जानते हैं? नहीं। क्यों? इनसे क्या काम आ गया आपको? कियान ने तस्वीर को अजीब तरीके से घूरते हुए कहा, क्योंकि तस्वीर एक लड़के की थी जिसे वो जानता भी नहीं था। अच्छा, शुक्रिया आपका, हम चलते हैं, लड़की ने हल्के से कहा और जाने को ही तो कियान ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, आपके सवाल का जवाब हमने दिया, अब हमारा भी जवाब तो देती जाइए। जी जी, वो अब्बू अम्मी इनके यहाँ निकाह के लिए गए हैं। हमें थोड़ा काम था इसलिए हम बाहर गए हुए थे और इनके गली का रास्ता हम भूल गए थे तो आपसे पूछ लिया। लड़की अपना हाथ हिलाते हुए अदा के साथ बता रही थी और कियान मानो डूब ही गया हूँ, इस बार आंखों में नहीं बल्कि उसकी कातिल अदाओं में। उफ। तो हमारे मकान चलिए। कियान ने अब भी उसकी कलाई पकड़ रखी थी। आपके क्यों? लड़की ने अपने भौवें चढ़ाई। आपका निकाह बिना आपकी मर्जी की होने जा रहा है और आप करे भी ले रही हैं बिना अपनी सफाई दिए। आपको तो उसका नाम भी नहीं पता। तस्वीरों के सहारे कब तक चलेंगी मोहतरमा? ना घर गई हैं आप उसके, ना ही कुछ भी पता है आपको उसके बारे में। रिश्तों की नींव ही महफूज नहीं तो वो आगे बढ़ेगा कैसे? हमारी बात समझ गई ना आप मोहतरमा? क्या ने लड़की के चारों ओर घेरा लगाते हुए कहा और आखिर में सामने आके खड़ा हो गया। लड़की तो बस मुंह खोले कियान की बात समझ रही थी, लेकिन अगले ही पल वो एकदम से चौंक गई जब कियान ने उसे अपने कंधे पे उठा लिया। कियान एक जहरीली मुस्कान लिए अपने कंधे पे लड़की को टांगे आगे बढ़ रहा था, तभी उस लड़की ने अपने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। कियान ने उसको और कस के पकड़ लिया और गाने लगा, सुनो मेरी सबाना, मैं हूँ तेरा दीवाना, मैं तुझ पे मरने वाला हूँ कोई शेर नहीं, कसम से मैं हूँ तेरा आशिक कोई गैर नहीं, मेरी जानू मुस्कुरा दे मुझे पागल बना दे, मैं तुझ पे मरने वाला हूँ कोई शेर नहीं, कसम से मैं हूँ तेरा आशिक कोई गैर नहीं। गाना सुनकर लड़की ने हाथ पांव चलाना बंद कर दिए थे, मगर कियान को एक तेज झटका लगा जब लड़की ने गाना शुरू किया। कहते हैं मुझको जानू मैं पागल कैसे मानूं, कहते हैं मुझको जानू मैं पागल कैसे मानूं, तू जंगली गीदड़ है कोई शेर नहीं, मेरा आशिक जो बना तेरी खैर नहीं, तू जंगली गीदड़ है कोई शेर नहीं, मेरा आशिक जो बना तेरी खैर नहीं। कियान, तेरे नैन है रसीले के शायर छबीले। कियान इतना ही गा पाया था कि पिछवाड़े पर उसकी जोरदार लात पड़ी और वो गोल गोल घूमते हुए नीचे जा गिर पड़ा। उसने पीछे अपना हाथ रखा और कराहते हुए एक बार फिर कहा, तेरे नैन है रसीले। इतना सुनना ही था कि वहां मौजूद उसकी अम्मी ने अपने शब्द बाढ़ छोड़े। नालायक, अभी तक सो रहा है, सूरज सर पे है, लेकिन तुमको तो रसीले नैन चाहिए। ये नहीं कि जाए अब्बा साथ, वो थोड़ा बहुत काम करवाई जाके, बस दिन भर पड़े रहने दो इन्हें। कियान जल्दी से बिस्तर पर आ धमका और अपने बालों पे हाथ फिराते हुए बोलने लगा, अम्मी तुम ऐसे ना जगाया करो हमको, और जो ऐसे चिल्ला रही हो ना, अब तुमको कहा बताए, हम तो अपनी सबाना लाने गए थे लेकिन तुम सारा सपना बेकार कर दी। ओ भाई, सपने में सबाना लाने गए रहा हो, इतना उड़ो ना, हकीकत में लाओ तो जाने। पीछे से अब्बा ने ताना मारा। अब बात कियान की इज्जत पर आ चुकी है अम्मी अब्बा, और कोई उसकी इज्जत पर उंगली उठाए ये उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं। कियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, और हम खतरों के बड़े खिलाड़ी हैं अब्बा, कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना लाएंगे। सुन रही हो ना सबाना, जिधर भी हो देखिए आपके सवर पे जुल्म किए जा रहे हैं। किया ने ऊंची आवाज में कहा और जाके अपने अम्मी अब्बा के पास खड़े होकर बत्ती सी दिखा दी। खिलाड़ी तो अब होंगे ही, मगर छोटे वाले। वो कहा है ना, जरा अपनी अम्मी को देखो, वो बाम तो फिर उनको झेलन वाली खिलाड़ी हुआ कि नहीं। अब्बा की बात पे अम्मी ने उनको घूर कर देखा तो उन्होंने अपना रुख कियान की तरफ किया। दुकानें खोलने का टाइम हो गया है, अपने साथ छोटू को भी ले लेना और ग्राहक की भी बात सुन लियो, सबाना ना ढूंढो लग जाओ, तब तक हमहू जा रहे हैं दूसर दुकान खोलन। अब्बा के बाद अम्मी भी कियान को तैयार होने का बोल अपने काम में लग गई। इधर कियान ने एक तकिया उठाई और उसको गोल गोल घुमाते हुए कहने लगा, जरा तस्वीर से निकल के सामने आ मेरी सबाना, और दांत चमकाते हुए बाथरूम में घुस गया। मानस ने वानी को कॉल घुमाई तो वानी ने एक बार में ही रिसीव कर लिया। बोल, किस लिए याद आई? वानी ने सीधे पूछा। क्यों चुड़ैले,
बिना बताए आ जाती है। मैंने तो फिर भी याद ही किया। मानस ने भी उसी की टोन में जवाब दिया। वानी, ओए, कभी तो अच्छे से बात कर लिया कर। मानस, अच्छा जी, मतलब मैं अत्याचार करता हूँ तुझ पर? वाह बेटा, एक तो सिर्फ तेरे बुलाने पे इंडिया आया और देख लो इनको। मानस नौटंकी करते हुए बोला तो वानी ने उसको फटकार लगाकर चुप कर दिया। वानी, ओह, ज्यादा भोला मत बन। जब अत्याचार करने वाली मिल जाएगी ना, तब अत्याचार करना का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा, समझे मिस्टर मनु? मानस, हाँ हाँ ठीक है, अगली बार तो हार ही जाओगी, इस बार जीत गई तो क्या हुआ? मानस ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन आद्या का ख्याल आते ही उसके चेहरे पे बेहद प्यारी मुस्कान ने कब्जा कर लिया। मानस, वानी, वानी, हाँ। मानस, कल मैं गया था और वहाँ जो कुछ भी मिला सारी चीजें अपने अंडर तो कर ली, लेकिन वहां से जो अगली लोकेशन पता चली, कहते कहते मानस चुप हो गई। वानी, हाँ, ये सही है कि अभी पुलिस को कुछ भी इंफॉर्मेशन देना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन अगली लोकेशन क्या? मानस, अगली लोकेशन एक पब्लिक प्लेस है, जहां अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो बात बिगड़ सकती है और मामला भी उलझ जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है, टीके को भी अभी कोई खबर नहीं होगी। वानी एक पल की सोचती है, फिर बोलना शुरू करती है। वानी, लोकेशन मुझे सेंड कर देना। और रही टीके की बात, तो वो बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है मनु। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि हमारी कुछ हरकतों से उसका नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन वो बौखला जरूर जाएगा। फिर बस उसके इंडिया आने की देरी है। कहीं ना कहीं वो भी यही चाहता होगा कि इस बार आर या पार, या तो वो या तो मैं। मानस, अरे वाह यार, मेरे साथ रहते रहते तेरी बुद्धि कितनी बढ़ गई है ना। एग्जाम्पल तो अभी अभी सुना मैंने। चल सीरियस हो जा, मजाक काफी हो गया। वानी, बत्तीसी मत निकाल अपनी। मानस की बात सुनकर वानी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तो अगर हम उसे बुक कर लें, उस पूरी प्लेस को? मानस, वही तो मेन पॉइंट है, वो जगह पहले से बुक हो चुकी है, पर पता नहीं चल पाया किसने की है। मानस ने अपनी चिंता जाहिर की। वानी, हाँ, तू उस जगह के बारे में पता कर, और मैं उस इंसान के बारे में जिसने जगह पहले ही बुक कर ली। कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों ने कॉल कट कर दी। आज मानस के दिमाग में आद्या का ख्याल जा ही नहीं रहा था। ना चाहते हुए वो बार बार बेवजह मुस्कुराने लग जाता। वजह थी सिर्फ आद्या। इधर आद्या इन सब से बेखबर मजे से कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रही थी। कुछ देर तक तो वो गार्डन में टहलती रही, फिर अपने कमरे में आके सो गई। कुछ अपने आने वाले कल के सपने देख रहे थे। किसी के पास उसका मकसद था, कुछ पे उनकी जिम्मेदारी, और कोई अपने प्यार में डूब चुका था। सिर्फ आद्या ही एक ऐसी थी जिस पे ना कोई टेंशन था ना कोई दबाव। वो अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहती थी उसी तरह वो जी भी रही थी। बानी ने कुछ सोच के अपने घर में रश्मि जी को और दक्षा कोई ऐसी बात बताई थी जिससे दक्षा तो एक्साइटेड हो गई। रश्मि जी भी खुशी खुशी मान गई, और वानी के मम्मी पापा भी वानी के फैसले से खुश थे। उसकी खुशी में आखिर उनकी खुशी जो थी। अगले दिन वानी अपने विला से थोड़ी दूरी पर बने एक पार्क के पास पिछले 2-3 मिनट से किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सामने से आते हुए किसी शख्स को देखकर उसने अपनी नजरें उसी ओर गड़ा दी, और उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, मानो अभी उसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार कर देगी। वो शख्स भी एक हल्की मगर प्यारी स्माइल के साथ उसी ओर आके खड़ा हो गया और वानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। एक बार फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस राय। मिलने मिलाने का सिलसिला तो आपने ही शुरू किया मिस्टर नंदा। वानी ने सटीक जवाब दे मारा। बड़ी हाजी जवाब हैं आप। खैर छोड़िए, किस वजह से आपने खुद के साथ मुझे भी तकलीफ दे डाली? रौनक ने अपनी भवें चढ़ा के पूछा। सारी बातें क्या खड़े खड़े ही करेंगे? बैठिए तो सही, वानी ने कहा और दूसरी बगल में पड़ी बेंच पर बैठ गई। रौनक भी वहीं बेंच पर बैठ गया और वानी के चेहरे पर अपनी नजरें टिका ली। तो मिस्टर नंदा, आपने वो जगह बुक की है, रीजन बता सकते हैं आप? और आपको कैसे पता कि मैं उस जगह पर जल्द ही जाने वाली हूँ? वानी रौनक के चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोली। कौन सी जगह? आप किस बारे में बात कर रही हैं मिस रॉय? रौनक अनजान बनते हुए बोला तो वानी ने मुस्कुराते हुए उसे टोक दिया। आपसे जवाब की उम्मीद तो थी, मगर ऐसे नहीं। आप तो सीधे ही बात को घुमाए दे रहे हैं। रौनक धीमे से हंसा, फिर बोलना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल सही हैं आप। मैंने ही वो पूरी जगह बुक करी है। वजह, मैं खुद उस जगह का अच्छी तरह से मुआयना कर आया हूँ। जानता हूँ ये सुनकर तो आप शौकीन होंगी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे माइक्रो कैमराज भी हैं जो हर एक इंसान के चेहरे को अच्छे से कैप्चर कर लेंगे,
और मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि टीके को आपके बारे में कुछ भी पता चले। इतना कहकर रौनक नीचे घास देखने लगता है और वानी उसके चेहरे को इस आस से कि शायद वो और भी कुछ बोले, लेकिन रौनक ने जब कुछ भी आगे नहीं कहा तो वानी से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, लेकिन आप हमारे लिए ये सब क्यों? और टीके, उसको आप कैसे जानते हैं? और उन कैमरों के बारे में आपको जब पता है तो आपने हटाया या? इससे आगे वानी कुछ और कह पाती, रौनक ने बीच में उसकी बात काट दी। कैमरे मैंने हटा दिए, जानता हूँ बहुत सवाल है आपके मन में मुझे लेकर, और आप ये भी सोच रही होंगी कि जब कैमरे हटा ही दिए तो वहाँ का सारा सामान क्यों नहीं उठाया? तो वो दुश्मन आपके हैं, सजा देने का हक सिर्फ आपको है। और रही टीके की बात तो वक्त ही वक्त है, जब चाहना पूछ लेना, लेकिन इसे एहसान नहीं, एक अपनापन समझ लेना। बाकी सब कुछ मकसद के लिए नहीं होता है, कभी कभी इश्क का रंग सर चढ़कर बोलता है। आखिरी लाइन बोलते हुए रौनक के सामने एक चेहरा आ गया, जिससे उसके चेहरे पे हंसी आ गई। वहीं बानी जब उसको देखा तो उसने एकदम से अपने दांत अंदर कर लिए। अगर ये इतना सब कुछ जानता है तो दर्श भाई, नहीं नहीं, उनको कैसे जानता होगा? लेकिन जब ये बोल रहा सही टाइम पर सब कुछ बताएगा तो अभी पूछना बेकार है। बानी खुद में खो सी गई थी। रौनक के खखारने पे वो अपनी सोच से बाहर आई तो पाया रौनक उसी को देख रहा था। आप अगली लोकेशन का भी जानते होंगे फिर तो? बानी ने बड़ा ही पोलाइटली पूछा। हाँ जानता हूँ, पर सिर्फ इतना, उन लोकेशंस पे खतरा नहीं है। वैसे आप मुझे अंतर्यामी समझ सकते हैं, रौनक ने खुद अपनी तारीफ करते हुए कहा। अंतर्यामी तो नहीं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस बहुत है आपकी एज के हिसाब से। तो मिलते हैं आपसे शाम को उसी प्लेस पर, लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ, वानी ने एक प्यारी सी स्माइल लाकर कहा। अब झटका खाने की बारी रौनक की थी। फैमिली पर क्यों? अरे रश्मि आंटी ने आपको बताया नहीं? आप भी तो वहीं रहते हैं। तिरछी मुस्कान लेकर वो बोली। दर्श अपना दिमाग आखिर आपको दे ही गया। अब अगर ये सच जान ही गई है आप, तो इसे सीक्रेट रख सकते हैं, हंसते हुए रौनक बोला। वानी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कुछ देर बाद बिला लौट आई। वहीं रौनक बस जाती हुई वानी को देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से दूर न हो गई। शाम का समय। आद्या महाजन पैलेस में खुशी के मारे इधर से उधर दौड़ लगा रही थी। सारे स्नैक्स, खाने पीने का सामान लेकर वो कभी किचन को जाती तो कभी फ्रिज खोल कर देखती। उसको ऐसे देख मिस मारिया उसके पास आई और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा आप इधर जाके जल्दी से रेडी हो जाओ, ये सब मैं कर दूंगी। आद्या ने एक चैन की लंबी सांस ली और चली गई अपने कमरे में तैयार होने। करीब 5 बजे के आसपास दो गाड़ियां बोटेनिकल गार्डन पर आकर रुकी। पहली गाड़ी से वीर, आद्या, रश्मि जी के साथ साथ वही रेड हुडी वाला लड़का निकला तो मगर जाके गाड़ी के सबसे पीछे खड़ा हो गया। वहीं दूसरी से वानी, दछा, सृष्टि जी और प्रवीण जी निकले ही थे कि पीछे से बुलेट की फर्राटेदार आवाज सबके कानों में पड़ी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो मानस ने अपना हेलमेट निकालकर एक साइड बुलेट खड़ी की और सबके पास आके खड़ा हो गया। ऐसे अचानक पिकनिक, कोई खास वजह? वीर बोलते हुए देख तो दूसरी ओर रहा था, मगर तिरछी नजरें वानी पर ही थी। फैमिली के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करने में कोई बुराई तो नहीं? वानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। सबसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ यहाँ पर, और दीदू क्या मस्त जगह चूज की है आपने। आद्या अपने हाथ फैलाते हुए बोली तो वानी ने उसके गाल पिंच करके कहा, दीदू इसी नाम से बुलाना तुम मुझे, तो क्या मैं भी तुम्हारी फैमिली में शामिल हूँ? वीर कुछ सोच तो ऐसा ही रहा था बोलने के लिए, लेकिन जब आद्या ने बोला तो उसने अपना मुंह बंद करने में ही भलाई समझी। कुछ देर बाद सबने उसे पूरी जगह को घूमने का फैसला लिया। सच में वो जगह वाकई खूबसूरत थी। हर ओर पेड़ पौधे तो कहीं फूल पत्ते वहाँ की शान को दुगना कर रहे थे। ऊपर से चिड़ियों की चहचहाट ने माहौल को खुशनुमा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सृष्टि जी, प्रवीण जी और रश्मि जी तीनों एक साथ बातचीत करते हुए चल रहे थे। दछा एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। तभी उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। इससे पहले वो पीछे घूमकर देखती, रेड हुडी वाला लड़का एकदम से उसके सामने आ गया। हेलो, कहाँ गुम हो गए थे उस दिन के बाद? हम सोचे अब कहीं दिखोगे, अब दिखोगे, लेकिन तुम तो कैदी की तरह लापता। हमेशा की तरह इस बार भी रौनक उसकी बातों पर सिर्फ मुस्कुराई जा रहा था। तुमने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की मुझे। रौनक मुंह फेर के पेड़ की दूसरी ओर खड़ा हो गया। अरे लो भाई, बाजार में तो रोज हम खड़े रहते थे, लेकिन तुम सच में हमें नहीं मिले, वरना तुमसे मिलने तो जरूर आते।
और ये रूठना मनाना ना करो हमसे, 2 थप्पड़ में तो बच्चा भी मान जाए तो तुमको चाहिए क्या? दक्षा ने इतनी मासूमियत से कहा कि रौनक तो बस हैरानी से उसको देखने लगा। नहीं नहीं, मैं गुस्सा थोड़े ना हुआ था, अपने थप्पड़ बचा के रखो, कभी और किसी को मार लेंगे, ठीक है? अपने दांत निकालते हुए वो बोला और मन ही मन खुद को शाबाशी भी दे डाली। इधर आद्या कूदते फांदते और उछल रही थी। ठीक उसके पीछे पीछे मानस भी धीरे से आ रहा था। अचानक कहीं उसका पैर पत्थर से लगा, वो गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही मानस ने अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द फैला दी। आद्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली, फिर दूसरी वाली। उसकी इस अदा पे मानस के दिल में सिर्फ एक आवाज आई, हाय मार डाला। हम वहां थे तभी तो आवाज सुन ली थी हमने। थैंक यू रक्त चूस मानस, आखिरी शब्द उसने धीमे से कहा और उठ खड़ी हुई। आद्या, ये ना बोला करो तुम, कुछ और बुला लो। मानस का तो मुंह ही बन गया था। आद्या को पता नहीं क्यों पर वैसा फील हुआ, वो अरे वो जो होता है ना, हाँ वही, वैसा एहसास जब मानस ने उसके नाम से पुकारा। तुम मान चलेगा? आद्या पपी फेस बनाकर बोली और नीचे देखने लगी। आज तक सभी मानस को उसके नाम से या मनु बुलाते थे, पर आज जब आद्या ने मान बुलाया तो मानो उसका कलेजा अभी सामने ही आकर फूट पड़ेगा। उसका मन तो नाचने गाने का कर रहा था, पर किसी तरह खुद को कंट्रोल करके वो बोला, हाँ क्यों नहीं चलेगा, क्या दौड़ेगा? आद्या मुस्कुराकर नीचे बैठ गई और मानस का हाथ खींचकर उसे भी नीचे बैठा लिया। मानस का दिल अब तो चीख चीख चिल्ला करके बोल रहा था, ऐसा ना किया करो यार, कुछ कुछ होता है। वानी इधर झील के पास खड़ी सबको देख रही थी। ऐसा दोनों फैमिली में कभी भी नहीं हुआ था जो उसकी नजरों से बचा हो। एक बार के लिए उसके दिमाग में वीर का ख्याल आया, तो मगर वो उसे कहीं दिखा नहीं, तो वो वापस जाने लगी। तभी किसी ने उसकी पतली सी कलाई पकड़ ली। बानी ने मुड़ के देखा तो कोई और नहीं, वीर ही था। मेरे ख्यालों में गुम थी क्या? वीर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सारी लड़कियां सिर्फ तुम्हारे पीछे पागल होंगी? अपनी भवें सिकोड़कर बानी बोली। कोई और का तो पता नहीं, लेकिन एक के पीछे तो मैं होने वाला हूँ पागल। अभी भी वानी की कलाई वीर ने पकड़ रखी थी, जिस वजह से वानी पीछे होने लगी। पर पीछे झील होने के कारण वो अपने कदम नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन वो ना थोड़ी अकड़ू है, पर सिर्फ उसके अपने हालातों की वजह से नहीं, तो वो हद से ज्यादा प्यारी है। इतनी प्यारी कि इतनी प्यारी, वीर उसकी ओर बढ़ा ही जा रहा था, उसके उल्टा वानी पीछे। पर जैसे ही उसका पैर फिसलने को हुआ, वीर ने झट से उसको अपनी ओर खींच लिया और वानी वीर के सीने से जा लगी और वीर की तेज चलती धड़कन को साफ सुन पा रही थी। देखा, इतनी प्यारी है कि उसकी भी मेरी करीबी पसंद है, पर पता नहीं उसे क्या रोक देता है। बचपना ना जाने कितना है उसके अंदर, पर मेच्योरिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है ना? वीर ने वानी का सर सहलाते हुए कहा। किसने कहा मुझे तुम्हारी करीबी पसंद है? अपना सर उठा के वो बोली। हालांकि हैरान हो गई थी वानी, कोई इतना कैसे समझ सकता है उसको, उसने तो कभी कुछ जाहिर नहीं किया। मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? शरारती मुस्कान लिए वीर बोला। अब वानी को चिढ़ होने लगी। वीर के सामने हमेशा वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी, पता नहीं क्यों उसके शब्द गले में ही रह जाते थे। वो यही सब सोच रही थी कि आद्या की पुकार से दोनों अलग हुए। भाई चलो कोई गेम खेलते हैं, आओ चले दीदू, आद्या दांत निकालते हुए बोली। फिर पता नहीं वो कहाँ से वीर के पास टपक आई। भाभी को भी ले आना, चलेगा ना भाई? वीर समझ चुका था आद्या अपना आदू पादी पादू तरीका शुरू कर चुकी है उसको चिढ़ाने के लिए। आद्या वानी और वीर को बुलाकर ले आई। आद्या तो फुदकते फुदकते सबके बीच में आकर खड़ी हो गई, लेकिन कोई दो थे जो साथ में आते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे, वीर वानी। सबकी नजरें बस उन्हीं पर जम सी गई थी। रश्मि जी तो बड़ी ही खुश नजर आ रही थी, उन्होंने हल्के से बलैया भी ले ली थी, जिसे वीर वानी और आद्या ने भी देख लिया था। आद्या अपने दांत निकाले सिर्फ वीर को घूरे जा रही थी। वीर ने जब उसको आंखें दिखाई तो उसकी बत्ती सी और बड़ी हो गई। सृष्टि जी और प्रवीर जी भी दोनों को देख फुसकर आ रहे थे। वानी जल्दी से दक्षा और आद्या के बीच में खड़ी हो गई। उसको थोड़ा अजीब लगा तो उसने दोनों से भवें चढ़ा के पूछा। दक्षा को तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन आद्या ने अनजान बनते हुए जल्दी से अपनी मुंडी ना में हिला दी। तो सब लोग ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पे एक हंसीदार गेम होगा, जिसको खेलने के बाद सब खुल के हंसेंगे। बोलो मंजूर है? आद्या कूद कर सबके आगे आ गई। आद्या मैम, हमने जोरदार धमाकेदार मजेदार तो सुना है, लेकिन
आपकी डिक्शनरी से निकला नया शब्द हंसेदार आप थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे? मानस भी धीरे से आगे आ गया था, लेकिन उसके क्वेश्चन से आद्या ने उसके पैर पे जूती दे मारी और बोली, जब आप मुंह बंद कर लेंगे मान जी, तब मैं बताऊंगी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वो बोली और सामने देखने लगी। उसकी नज़र जब सब पे पड़ी तो पाया कि सब उन्हीं को देख के हंसे जा रहे थे। हाँ, तो हंसेदार ये है कि जो अभी अभी आदू ने मनु के साथ किया। आद्या जल्दी से बोलने को हुई तो वानी ने बीच में ही बोल दिया। अब सबको जोड़ की हंसी आ गई थी और वीर कभी हंसता कभी वानी को देखता। क्या दीदू? अच्छा, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनना। और मान जी, क्या आप सबके बीच में जाके खड़े हो सकते हैं? इससे पहले मानस अपनी जगह से हिल भी पाता, आद्या ने उसे सबकी ओर धक्का दे दिया। तो ये सब अपने बचपने में खेलते हैं। गेम का नाम तो ये मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसमें होता ये है कि कोई एक डेन बनता है और सबको स्टेचू बना देता है। फिर वो कुछ भी बोल के, कोई भी फनी हरकत करके सबको सबने हंसाना है, या बस इतना समझ लो दांत निकलवाने हैं। लेकिन डेन को स्टेचू बने लोगों को टच नहीं करना है, सिर्फ अपनी बातों से ही हंसाना है। जो सबसे जल्दी आउट होगा वो अगला डेन बनेगा। और ये गेम ऐसे ही चलता रहता है। तो बताओ कैसा है ये गेम? एकदम मस्त। सबकी उम्मीद के उल्टा वानी जाके आद्या के बगल में खड़ी हो गई। वहीं वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ने कब्जा कर लिया। ये तो तुम बच्चे लोग खेलो, हम तब तक और बातें कर लेंगे, क्यों रश्मि जी? सृष्टि जी रश्मि जी का जवाब सुन भी पाती उससे पहले ही वानी, दक्षा और वीर ने तीनों बड़े लोगों का हाथ पकड़कर आगे कर दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी थी कि डेन बने तो बने कौन? और 10, 20, 30 वाला सिस्टम पुराना होने की वजह से कोई करना नहीं चाहता था। इसका फैसला वो करेगा। रश्मि जी ने रौनक की तरफ इशारा किया, जो सबसे पीछे एक जगह खड़ा था। रौनक हिचकिचाते हुए आगे आया तो दक्षा ने जल्दी से एक काला पट्टा उसकी आंखों पर बांध दिया और गोल गोल घुमाते हुए बोली, आप पकड़ो, पकड़ सकते हो अगर। उसकी इस हरकत पे सब मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। रौनक जानता था कि अगर अपनी उल्टी सीधी बातों से कोई हंसा सकता है तो वो उसकी दक्षा। वो बस यही प्रे किए जा रहा था कि कैसे भी सिर्फ दक्षा का हाथ ही उसके हाथ को लगे। फिर उसको अचानक से लगा जैसे कोई उसे बार बार पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है। रौनक दूसरी ओर जाने लगा, मगर एकदम से उसने टर्न मार के किसी का हाथ पकड़ ही लिया। जब पट्टी हटाई तो पाया कि वो उसकी दक्षा ही थी। ओहो, तो मिस्टर नंदा अपने वाले पूरे फॉर्म में हैं आज तो। बानी मन ही मन बोली और चुपचाप खड़ी हो गई। तो दक्षा दी, आपकी बारी है सबको हंसाने की। आद्या ने दक्षा को आई विंक की और सबके पास आ गई। स्टेचू, दक्षा ने एक बार कहा तो सबके सब जो कर रहे थे वैसे ही खड़े हो गए। फिर दक्षा भी बुत बन गई, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हंसाया जाए सबको। ए लड़की, लप्पड़ मारना ही जानती है क्या? रौनक की नजरें सिर्फ दशा के चेहरे पर थामी थी, लेकिन आगे जो उसने देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ए हालो, दयाबेन ऐसे ही करती है ना? ओए होए, ए हालो हालो रे बासा घूमर रे मारो पधारो सा घूमर रे मारो। सॉरी, गाने के लिरिक्स हम भूल जाते हैं। मेरा गरबा देख के हंस लो। दक्षा बड़ी ही फनी तरीके से दयाबेन के गरबे को कॉपी कर रही थी। अब आप इमेजिन करके देखिए, उसका गरबा देख सबको हंसी तो बड़ी जोरों की आ रही थी, पर आउट ना हो जाए इस डर से कोई हंसना भी नहीं चाहता था। अचानक बहुत जोर से किसी की खीखी करने की आवाज आई। सबने उस डायरेक्शन में देखा तो मानस के दांत बाहर आ चुके थे। डेन डेन मानस डेन, दक्षा जोर से चिल्लाते हुए आई तो सब और जोर जोर से हंसने लगे। तूने बताया नहीं इतना अच्छा गरबा आता है तुझे? वानी हंसते हुए टांग खिंचाई का पूरा मजा लेना चाहती थी। अब चुप हो जा, हंसाना था हमें सबको, वरना तुमको बाद में बताएंगे। दशा ने वानी को टेढ़ी नजरों से देखा तो वानी की मुस्कान और बड़ी हो गई। माना सब सामने आ चुका था। उसने मौका देख सबको स्टेचू बोल दिया, क्योंकि अभी भी सब हंसने वाली पोजीशन में खड़े थे। किसी का हाथ हवा में, किसी का उसके मुंह पर, कोई पेट पर हाथ रखे था। सबकी जान सूख चुकी थी। मानस तुरंत पीछे पलटा और अपने बम से आगे पीछे हिलते हुए अजीबोगरीब उछल कूद करने लगा, जिसे प्रवीण जी ठहाका मारकर हंसने लगे और बाकी सबका भी हंस हंस के बुरा हाल हो चुका था। आद्या तो नीचे ही बैठ गई थी, लेकिन प्रवीण जी तुरंत सबसे आगे आ गए थे। रुक जाओ पापा, सांस तो ले लेने दो, नहीं तो इस मनु राक्षस ने पोजीशन तक लेने ही नहीं दी थी। बानी एक बार मानस को घूरते हुए फिर हंसने लगती है। या तो घूर ले या हंस ले, मानस बोला तो वीर उसके पास आया और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, ब्रो, डांस कंपटीशन में तुझे फर्स्ट प्राइज मिला होगा। अबे भाग उधर, नहीं तो। मानस तो सदमे में आ चुका था शायद।
सब जल्दी से सीधे खड़े हो गए, मगर प्रवीण जी अभी भी कुछ सोच रहे थे। कुछ पल बाद वो सृष्टि जी और रश्मि जी के बीच में आए तो मटकते हुए बोले, ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी। वो दोनों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। वानी और सृष्टि जी समझ चुकी थी कि वो हंसाने में थोड़े कच्चे हैं, इसलिए बच्चों को छोड़ उन्होंने लेडीज को निशाना बनाया। मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ जो मैं वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज प्रवीण, माई नेम इज प्रवीण, सृष्टि का प्रवीण। फिर उन्होंने सृष्टि जी को आई विंग कर दी तो सृष्टि जी छट से बोल पड़ी, बच्चों के सामने खड़े हो आप और बोल देखो क्या रहे हैं। हाँ देखो देखो, सृष्टि के दांत दिख गए। अब सृष्टि देन। प्रवीण जी बच्चों जैसा मुस्कुरा दिए। वानी को जैसे ही समझ आया कि उसके पापा ने कौन सी ट्रिक लगाई तो वो दौड़ के अपने पापा को हाई फाई देने पहुंच गई। सभी प्रवीण जी की चालाकी पे हंस पड़े। वहीं सृष्टि जी तो उन्हें घूरते हुए आगे बढ़ गई। स्टेचू। सृष्टि जी ने एक कड़कदार हिदायत सबको दी तो सब अटेंशन की पोजीशन में चुपचाप हो गए। सबको एक नज़र देखने के बाद उन्होंने एक मधुर तान छोड़ दी। क्यों आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह? क्यों देखते हो मुझको ये बेसब्रों की तरह? क्यों आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह? क्यों देखते हो मुझको ये बेसब्रों की तरह? वो हर एक शब्द को नाक से गा रही थी। और तो और बीच बीच में सबके चेहरे देख उन्हें हंसी आने लगती तो ना जाने वो कैसे कंट्रोल कर लेती। क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो। वो इतना ही गा पाई थी कि गुब्बारे जैसी हंसी के साथ वो खुद फूट पड़ी। और उनकी देखा देखी में वीर, मम्मी ये गाना आपने पापा के लिए गाया, ये बदला लिया लिरिक्स के जरिए। बानी भी कहाँ कम थी। अरे बेटा ऐसा बदला तो हमें 100 बार कबूल है। प्रवीर जी बोले ही थे, आद्या और दशा ने जोरों की हुटिंग शुरू कर दी। वीर के बाद तो जैसे सब लोट पोट हो ही गए थे। सब नीचे बैठकर सिर्फ हंसे ही जा रहे थे। यहाँ तक वानी भी आज दिल खोल के हंसी होगी शायद। और उससे ज़्यादा खुशी वीर को हो रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि जल्दी से वानी को अपने सीने में छुपा ले और आज चिल्ला चिल्ला के अपनी फीलिंग्स बता ही दे, पर खुद को काबू में रख वो सबके सामने आ चुका था। अब आगे देखते हैं वीर और वानी का क्या होता है। जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।